हेलो बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक कृतिका में पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जब छोटी थी तो उन्होंने इस पाठ के अंदर अपने समय की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है। लेखिका कहती है, मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, क्योंकि लेखिका के आने से पहले ही उनकी नानी की डेथ हो चुकी थी। माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जो लेखिका की माँ थी, मृदुला गर्ग की जो माँ थी, उनकी शादी होने से पहले ही नानी की डेथ हो गई थी। लेकिन लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका कहती है कि नानी से कहानी भले ही ना सुनी, लेकिन नानी की कहानी ज़रूर सुनी है। बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म यानी उसका असली उद्देश्य समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक थी, अनपढ़ थी, पर्दानशी यानी पर्दे में रहने वाली औरत थी, घूंघट निकालने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए, यानी वकील की पढ़ाई करने के लिए वो बाहर चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, यानी जब वो वापस आए तब वो विलायत के अनुसार यानी बाहर अंग्रेज़ों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और नानी जैसे पहले जी रही थी वैसे ही जी रही थी। उनके रहन सहन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या नापसंद का इजहार पति पर किया। पति इतने पढ़े लिखे थे, लेकिन नानी ने अपनी कोई भी इच्छा या कोई भी आकांक्षा का इजहार अपने पति से नहीं किया। पर कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मृदुला गर्ग की माँ की शादी की फिक्र नानी को सताने लगी। वे एकदम मुंह जोर हो बैठी, यानी मुंह जोर यानी वो एकदम बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग थे। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से तो क्या, खुद अपने पति से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में किसी अजनबी से वो ऐसा क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी, यानी नाना को पता था कि नानी के पास वक्त कम है, इसलिए कोई सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय वे फ़ौरन जाकर अपने दोस्त प्यारेलाल को ले आए, बीवी के सामने पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, यानी आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, मुझे वचन दीजिए मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यानी मृदुला गर्ग की नानी ने बोला कि मेरे जो पति हैं वो मेरी बच्ची के लिए वर तय नहीं करेंगे, बल्कि प्यारेलाल करेंगे, जो उनके पति के मित्र थे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो, यानी किसी आज्ञाकारी से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। यानी नानी चाहती थी कि उनकी बेटी की जो शादी है वो प्यारेलाल जैसे किसी क्रांतिकारी से हो। कौन कह सकता था कि आज़ादी की पूरी तरह बेखबर रहने वाली, घूंघट में रहने वाली वो औरत इस तरह की बात कह सकती है। उसके मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून हो सकता है, ये किसको मालूम था। लेखिका की समझ में बाद में आया कि दरअसल नानी अपने निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही थी। ठीक उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं की थी, क्योंकि नाना एक पढ़े लिखे इंसान थे और नानी एक पर्दानशी औरत थी, घूंघट में रहने वाली औरत थी। लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते में कोई साझेदारी नहीं की, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन वे अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ज़रूर जीती थी। और यही उनकी बात ये बताती थी कि लेखिका की जो नानी है वो बहुत आज़ाद ख्याल की रही थी। आगे लेखिका कहती हैं कि उस समय क्रांतिकारी भले ही पारंपरिक, घरेलू और उबाऊ और खामोश जिंदगी में कुछ भी नहीं था, लेकिन वह दूसरों की तरह सरकार के इशारों पर नाचने वाला नहीं था। यही वजह थी कि नानी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से हो, जो वो अपने जीवन में आज़ादी से जी सके। और इस तरह माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा का एक धेला तक नहीं था, यानी जिसके पास में कोई भी अपना पुश्तैनी पैसा नहीं था। पुश्तैनी का अर्थ होता है कि बाप दादा की वह दौलत जो अपने बेटे को उपहार में मिलती है।
इस तरह माँ को नानी की पसंद के लड़के से शादी करने के चक्कर में और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पे मजबूर होना पड़ा। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर में चनका आ जाता था, यानी कमर उनकी लचक जाती थी। रात भर वे उसे जाग कर पहनने का अभ्यास करती ताकि उन्हें दिन में शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि मृदुला गर्ग की दादी कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छींके पर टाक दी। मतलब वे इतनी नाजुक थी कि उन्हें धोकर पहुँच के छीके पर टांग दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। गनीमत यही थी, गनीमत यानी अच्छी बात यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर उतारने की पेशकश नहीं की, यानी किसी ने उन्हें छीके से उतारा ही नहीं, यानी किसी ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया ही नहीं। एक वजह तो ये थी कि माँ के जो पिताजी थे वो विलायत कर चुके थे और अंग्रेज़ों में माने जाते थे। भले ही वो चेहरे से हिंदुस्तानी थे, लेकिन उन्होंने वकालत कर रखी थी, इसीलिए सब लोग उन्हें पसंद करते थे। चाहे माँ के परिवार वाले भले कितने ही बड़े क्रांतिकारी क्यों ना हो, लेकिन दबदबा किसका रहता था? उनके ससुर का ही रहता था, अर्थात माँ के पिता का ही ज़्यादा दबदबा रहता था। इस तरह नानी की जो एक कहानी थी कोई परी की कथा से कम नहीं थी। नानी की सनक भरी यानी जिद भरी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी क्रांतिकारी से विवाह करे और नाना की रजामंदी। ये रोमांचक उपकथाएं थी, यानी ये कोई कहानियों से कम नहीं थी जो तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी, जो और ज़्यादा कहानी को मज़ेदार कर चुकी थी। और दूसरी वजह थी कि माँ की अपनी शख्सियत थी, माँ की एक पर्सनैलिटी थी, उनमें खूबसूरती थी, नज़ाकत थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी थी, निष्पक्षता और कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कोई कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। परियों के समान सुंदर थी, इस वजह से उनसे कोई ठोस काम यानी कोई कठिन काम करवाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हर कठिन काम के लिए उनकी रजामंदी जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी, यानी उनका कहना पत्थर की लकीर के समान निभाया जाता था। लेखिका ने अपनी दादी को कई बार ये कहते सुना था कि हम हाथी पर हल नहीं जुतवाया करते। हाथी का मतलब यहाँ पर लेखिका की माँ से है, क्योंकि उनको हाथी इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पिता जो एक वकालत थे, एक बड़े साहब थे, तो उनकी बेटी से कठिन काम कैसे करवाया जा सकता है। हम पर बैल है, यानी हम पर कठिन काम करने के लिए दूसरे व्यक्ति हैं। और लेखिका को बचपन में ही इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परिवेश के मामले में केवल माँ ही नहीं बल्कि खुद मर्द जात पिता भी थे, यानी मर्द जात यानी पिता भी बराबर परवरिश हमारी करते थे। पर ठोस काम करने का मतलब ये नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती भी रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो और उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, ऐसे वैसे किसी से पूछकर नहीं बल्कि खुद अपने तरीके से। अर्थात लेखिका की माँ को भी आज़ादी का जुनून था और वह नानी की तरह आज़ाद ख्यालों की थी और अपने तरीके से काम करना पसंद करती थी। लेखिका कहती है कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने हमें कभी लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते उन्होंने ऐसा किया, इसके कारण वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, अर्थात इन सब कामों में उनकी रुचि ज़्यादा नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सारे कार्य वो बिस्तर पे लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे जो दादा दादी थे उनके ससुराल के अन्य सदस्य उनको नहीं का नाम नहीं करते थे, अर्थात उन्हें कुछ नहीं कहते थे, ना उनमें आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। यानी लेखिका की माँ जैसी थी उनके ससुराल वालों ने उनको उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया था। उनमें ये सब गुण नहीं होते हुए भी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। इसका ये कारण था कि माँ जो थी वो साहबी खानदान के रौब के कारण, यानी उनके पिता साहबी खानदान के थे, लेकिन इसके अलावा दूसरे और कारण थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वह एक की गोपनीय बात यानी एक की गुप्त बात किसी दूसरे को नहीं बताती थी। और इन सभी कारणों की वजह से उन्हें बाहर वालों की दोस्ती और घर वालों का आदर सत्कार मिला हुआ था।
लेकिन दोस्त वह हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है कि बचपन में हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर माँ से कुछ नहीं पूछा जाता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरे के नाम चिट्ठी क्यों ना हो, और माँ ये जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं उभरी, यानी बीमारी से वो ठीक हुई या नहीं हुई। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी, यानी कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम में दखल अंदाजी नहीं करता था। इसी निजित्व बनाए रखने का छूट का फ़ायदा उठाकर लेखिका और उनके तीनों भाई बहन लेखन के हवाले हो गए, यानी लिखने की आदत उन्हें हो गई।